अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले तो ये याद रखिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें बेसिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे वर्चुअलाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ऑन डिमांड एक्सेस। वी हैव सम अदर कॉन्सेप्ट्स, वी हैव सम अदर टर्म्स, लेकिन हम लोग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा प्रिसाइज रहेंगे और इसके अलावा कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। तो बाकी वर्चुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा अलग से। वर्चुअल मशीन क्या होती है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा। स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी में डिफरेंस का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट में, ठीक हो गया। और इसके अलावा ऑन डिमांड ये भी सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। खैर वर्चुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हमने खास करके इसी के ऊपर बात करनी है आज, क्योंकि बाकी दो टर्म्स बहुत सिंपल सी हैं। देखिए जी, क्लाउड का मतलब एक आप ऐसा समझ लीजिए कि एक हब है सर्वर्स की ओवर द इंटरनेट। क्लस्टर ऑफ डिवाइसेस, क्लस्टर ऑफ सर्वर्स, क्लस्टर ऑफ डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, मशीन्स ओवर द इंटरनेट, दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड शेयरिंग द रिसोर्सेस। बहुत ही सिंपल था कॉन्सेप्ट है क्लाउड को लेकर के। क्लाउड बेसिकली समझ लीजिए कि ओवर द इंटरनेट डिवाइसेस के क्लस्टर को कहते हैं हम। और कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग बेसिकली प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डाटा, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द डाटा, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा, यानी कि जिसमें हम लोगों ने डाटा की प्रोसेसिंग करनी है, अरेंज करना है, उसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं। और मैं तो बहुत सिंपल वर्ड यूज करता हूँ। कंप्यूटिंग का मतलब मैं लेता हूँ कैलकुलेशंस, कि जब हम कैलकुलेशन का मतलब होता है कोई चीज जमा करना, कुछ माइनस करना, कुछ मल्टीप्लाई करना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि हम लोगों ने कंप्यूटिंग रिसोर्सेस डाटा को मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ सम सर्वर्स एंड दे आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। तो इट अलाउज इजी एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। जो क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोसेस है ये एक इजी और कन्वीनियंट जो एक्सेस है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की हमें प्रोवाइड करता है। और कंप्यूटिंग के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सर्वर्स हैं, उसके अंदर स्टोरेज है, आपकी मेमोरी है, एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट के ऊपर। तो सर्वर्स तो मैंने टर्म पहले भी यूज की, लेकिन याद रखिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज, डाटा को जस्ट स्टोर कर देना भी एक तरह की प्रोसेसिंग मानी जाती है। इट इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ डाटा। और एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट, एप्लीकेशंस का मतलब है सॉफ्टवेयर्स, तो सॉफ्टवेयर्स की भी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, याद रखिएगा। तो ये बेसिकली एक इजी डेफिनेशन है। इसमें सेकंड पॉइंट, ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, वो क्या है जी? नो नीड फॉर फिजिकल बाइंग अ डिवाइस। ये पहले पैराग्राफ में आपको जस्ट ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो हमें फिजिकली जो है वो अपना कंप्यूटर बाय करने की जरूरत नहीं है, पर्सनली कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट अगर वो इस्तेमाल कर ले, ये थी, तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट के ऊपर ही कोई बड़ा सारा कंप्यूटर जो है वो आप समझ लीजिए कि आप रेंट पे ले रहे हो और उसको इस्तेमाल कर रहे हो। जो ऐसी है कि जैसे अगर हम एक चीज़ रेंट पे लेते हैं तो उसकी मैनेजमेंट, उसकी जो है वो रिपेयरिंग, उसकी इंस्पेक्शंस, उसकी मेंटेनेंस, ये हमारा काम नहीं होता, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। वो मालिक जाने और वो चीज़ जाने, ठीक है जी। हमने सिर्फ उसका रेंट पे करके उसको इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर ऐसे ही है कि हम लोग समझ लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एक चीज़ के लिए पे कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैं गूगल ड्राइव के लिए, गूगल ड्राइव अगर मुझे लेट से स्टोरेज चाहिए, मेमोरी चाहिए, तो मैंने गूगल ड्राइव को पैसे दिए, मंथली पैकेज या ईयरली जो भी मैंने पैकेज बाय किया, और मैं अपना डाटा उसके ऊपर रखवा सकता हूँ। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है जी सबसे पहला वर्चुअलाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी एंड ऑन डिमांड एक्सेस। सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम एक फिजिकल डिवाइस को, एक बड़ी डिवाइस को, एक फिजिकल सिस्टम को हम वर्चुअल मशीन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास एक बड़ा सारा कंप्यूटर है, ठीक है जी, फिजिकल, और मैंने क्या किया, इसको वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब यह है कि गैर हकीकी, समझ लीजिए कि असल में तो ऐसा नहीं ना हो सकता। हम लोगों ने वर्चुअली क्या करना है, इसके अंदर छोटी छोटी जो है वो डिवाइसेस बनाकर, उनको अलग अलग उनके अकाउंट्स बनाकर, तो लोगों को जो है वो एक्सेस दे दी। यानी कि मैंने एक बड़े कंप्यूटर को इस वक्त जो है वो टोटल 4 3 12 पार्ट्स के अंदर मैंने उसको डिवाइड कर दिया। लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्टेंट जो है वो प्लेसेस पे बैठ के, यानी कि एक ही जगह पर कॉमन कोई प्लेस नहीं है जहां पर बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे बैठे और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने पर्पस के लिए। हर एक ने अपना ओएस इंस्टॉल किया हुआ है।
अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने उसके सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वर्चुअलाइजेशन इट अलाउज अ सिंगल फिजिकल मशीन, एक सिंगल फिजिकल मशीन टू रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन। उसके ऊपर हमने ये 12 वर्चुअल मशीन्स मैंने इस वक्त बनाई है, ठीक है जी। तो वर्चुअल मशीन जो है वो आपके फिजिकल मशीन का एक पार्ट होती है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक और एग्जांपल है रियल वर्ल्ड की। ये हमारे पास लेट्स से एक पिज्जा है, तो हम लोगों ने जब इसकी स्लाइसिंग करी ना, जब हम इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो ये बेसिकली ईच पार्ट आप समझ लीजिए कि ईच स्लाइस जो है उस पिज्जा की वो क्या है, वो आपकी एक वर्चुअल मशीन है जो अपनी ही एक एग्जिस्टेंस रखती है, एक अपना टेस्ट रखती है। ऐसा तो नहीं कि आप बोलेंगे कि जी वो तो सबका सारा अलग अलग टेस्ट थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा तो वाकई नहीं है, अलग अलग नहीं हो सकता, बट हर एक अपनी जो है वो वर्थ रखती है और उसका प्रोसेसिंग का तरीका, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, हर एक डिवाइस का अपना अपना, ठीक है जी। तो वर्चुअल मशीन्स कैन यूज देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला पॉइंट ये था और ये दूसरा पॉइंट आ गया वर्चुअलाइजेशन में। इसके ऊपर अगर हम और बात करें तो वर्चुअलाइजेशन की भी आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं। याद रखिएगा, वर्चुअलाइजेशन सिर्फ हम लोग सर्वर्स की नहीं करते, सॉफ्टवेयर्स की नहीं करते, डेटाबेस भी हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअलाइजेशन हो सकती है। हम अक्सर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपने पहले देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअलाइजेशन कैसे होती है। लोगों ने एक ही कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए होते हैं। लिनक्स भी आप उसके ऊपर चला रहे हो, आप उसके ऊपर विंडोज भी चला रहे हो, ठीक है, कोई भी विंडोज है। तो ये तरीकाकार होता है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, चलाने के लिए, मल्टीपल प्रोसेसिंग को मल्टीपल फंक्शनिंग करने के लिए, या मल्टीपल एप्लीकेशंस को लोग स्पीडीली काम करवाने के लिए, चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रख लेते हैं। कुछ लोग वैसे शौकीन होते हैं लिनक्स के, विंडोज के, तो वो क्या करते हैं कि वो काम के मुताबिक उन्होंने चीज़ों को देखा होता है। कुछ चीज़ें जो है वो लिनक्स के ऊपर उनको अच्छा लगती है, कुछ चीज़ें जो है वो विंडोज़ के ऊपर नॉर्मली रन करते हैं, तो उन्होंने दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया होता है। तो वो आपने एक फिजिकल मशीन को समझ लीजिए कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि दो में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर आप बोलेंगे सर फिजिकल डिवाइस तो एक है, अब 12 बंदे अलग अलग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो जी 12 अपने अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं लोग। वर्चुअलाइजेशन का ये मतलब है, वो अपनी अपनी जगह पर बैठ के उसको इंस्टेंटली क्या कर रहे हैं, एक ही वक्त में जो है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं और सारे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी स्क्रीन है, हर एक का एक अपना अपना पर्सनल जो है वो एक सीपीयू है, कंप्यूटर है, और उस सिस्टम के ऊपर उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कॉलेज का एक बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है जी, और हम लोगों ने उसके फर्दर वर्चुअल मशीन्स बना दी, यानी कि 10 स्टूडेंट्स को उसके ऊपर बैठा दिया कि जी ठीक है, ये 10 कंप्यूटर जो है वो इनडायरेक्टली एक ही सर्वर, एक बड़ी डिवाइस को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी किसकी एग्जांपल है, वर्चुअलाइजेशन की। होप्स हो कि इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू काफी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। देखिए जी, नॉर्मली क्या होता है जब हम एक सर्वर को एक्सेस करते हैं ना, आप एक ऐसी एग्जांपल ले लीजिए कि एक आम वेबसाइट है, उसको नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए। लेकिन वही वेबसाइट जो है वो किसी इवेंट पे, जैसे हमारी बुक के अकॉर्डिंगली उसने 14 अगस्त का लिखा हुआ है, तो किसी इवेंट पे जब उसके ऊपर ट्रैफिक आती है तो वो ट्रैफिक नॉर्मल जो आपकी होती है, उसमें जो आपके विजिटर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपकी व्यूअरशिप है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही है। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिस सिस्टम के ऊपर भी आप उसको चला रहे हो, उसके अंदर एक फीचर होता है क्या, स्केलेबिलिटी का, कि वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकता है। अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, स्केलेबल हो जाएगा, यानी कि उस वक्त उसकी स्केलेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर, और वो मल्टीपल रिसोर्सेज ले आएगा। यानी कि अगर ह्यूज अमाउंट में अगर ट्रैफिक आ गई है, अगर आवाम आ गई है, तो वो उन तमाम विजिटर्स को टैकल कर लेगा। नॉर्मली जिसके ऊपर 10,000 व्यूज आ रहे थे, अब उसके ऊपर 10 लाख आज अगर व्यू आए हैं, तो वो क्या करेगा, उसी वक्त वो क्या करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग से हेल्प लेते हुए, यानी कि इस थीम को इस्तेमाल करते हुए वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लेगा, सर्वर्स को बढ़ा लेगा, स्टोरेज बढ़ा लेगा। अब बात समझ रहे हैं, ताकि डाटा को आसानी से मैनेज किया जा सके। एंड एबिलिटी टू डू दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। मोर रिसोर्सेज ऑन नीड, ये क्या है जी, स्केलेबिलिटी, और एबिलिटी टू स्केल द रिसोर्सेज, इस एबिलिटी को, ये रिसोर्सेज को जो स्केल किया आपने, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स में इलास्टिसिटी पाई जाती है। आप एनी टाइम मेमोरी कम कर लो, बढ़ा लो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हो, डाउनवर्ड भी जा सकते हो। तो आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। आपको लगता है मुझे जरूरत नहीं, तो आप ठीक है, कोई इशू नहीं, आप उसको इस्तेमाल ना करें। मैंने गूगल ड्राइव से मेमोरी ली, स्पेस ली, बहुत ज्यादा मेमोरी ले ली, मुझे उतनी जरूरत नहीं थी, मैं वापस भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि मेरे पास कम है,
तो फिर मैं ऑन डिमांड उसको एक्सेस भी कर सकता हूं, एंड दैट इज योर लास्ट हेडिंग। ऑन डिमांड एक्सेस का मतलब है आपको कोई परमानेंट उसके लिए वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए कोई प्रिलिमिनरी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ऑन द डिमांड का मतलब यहां पर यह है कि एट द टाइम, भाई देखिए जी, ऑन द स्पॉट आपको जिस चीज की जरूरत है आप एनी टाइम उसको ले सकते हो। उसके लिए एग्जांपल दी आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक स्कूल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो उस वक्त आपको लगता है कि जी हमारे पास कुछ फाइल्स आई हैं तो मेमोरी कम पड़ गई और हमें उनको एक स्पेशल मेमोरी के ऊपर, एक्स्ट्रा मेमोरी के ऊपर उसको रखवाना पड़ेगा, स्टोरेज लेनी पड़ेगी, तो वो हम इंस्टेंटली एट द टाइम जो है वो उसको बाय कर सकते हैं और उसी वक्त पे करके हमारी स्टोरेज आ जाएगी और हम उसके ऊपर क्या कर लेंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखें कितना जबरदस्त मेथड है, चीप मेथड। कैसे कि भाई पे तो आपने किया है लेकिन उसके लिए आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ा, आपको कहीं कोई और कॉस्ट नहीं लगानी पड़ी, आपने उधर ही बैठ के ओवर द इंटरनेट ये सारा काम कर लिया और आपको मेमोरी भी मिल गई, आपने फाइल्स भी रखवा ली। जब आपको काम हो जाएगा आपके पास वो स्पेस फ्री है, आप उसकी जो है वो सब्सक्रिप्शन अपनी कैंसिल कर दें और जो आपने पे किया होगा वो तो कर दिया, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीकाकार होता है ऑन डिमांड एक्सेस का कि हमें, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमें लेट से, इसके लिए एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड की, कि आपको अगर पानी चाहिए तो आप वाटर टैप ओपन करोगे, यानी कि पानी का जो नल है वो उसको क्या कर देंगे, खोलेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ये नहीं कि जी आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको उसकी वायरिंग करवानी पड़ेगी, वाटर की सप्लाई अरेंज करनी पड़ेगी, या आपको कोई कुआं खोदना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जब चाहिए जस्ट आपने क्या करना है, वो नल खोलना है, उसको इस्तेमाल कर लेना है। दैट इज कॉल्ड एज ऑन डिमांड एक्सेस के यू कैन यूज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज व्हेन यू नीड, जब आपको जरूरत है, व्हेन नीडेड, तब आप उसको इस्तेमाल कर लें। दैट इज द टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।